आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ आई स्टडी सत्य पर स्वागत है। आज हम सभी सीखेंगे लगातार भाग या लगातार विभाजन विधि से और अंतर विधि से मैं से ज्ञात करना। तो संख्याओं का मैं से लगातार विभाजन विधि या भाग विधि, लगातार विभाजन विधि व अंतर विधि से मैं से अर्थात HCF ज्ञात करना। क्या होगा? जैसे हमारे पास संख्या है 30 व 48, इनका हमें क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं HCF ज्ञात करने के लिए? हमने देखा इसमें 30 और जो 48 दो संख्याएं हैं, 30 क्या है? 48 से छोटा है। अगर हम बात करें लगातार विभाजन विधि या भाग विधि के बारे में, तो मैं से ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। यदि भाग देने पर शेष फल शून्य प्राप्त हो रहा है तो छोटी संख्या क्या होगी? दोनों संख्याओं का लसाअ हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? तो पुनः जो शेषफल आ रहा उस शेषफल को भाजक मानकर पहले भाजक में या छोटी संख्या में भाग देते हैं। आइए देखते हैं। तो 30 से 48 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। घटा देंगे, कितना आया? हमने देखा 18 आया। अब इस 18 को भाजक मानते हुए इस 30 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 30 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? तो हमने देखा 18 कम 18, 18 दूना 36, दो बार जाने पर ज्यादा हो जा रहा है, तो एक बार ही लेकर हम जाएंगे। एक बार लेकर आए तो कितना देखा हमने? 18। 18 घटाए इसमें से कितना हमें मिल रहा है? 12। अब देखिए इस 12 से हम किस में भाग देंगे? 18 में। तो हमने देखा 12 से 18 में भाग दिया। पुनः तो हम लोग क्या देखेंगे? कितनी बार जा रहा है? एक बार जाएगा। कितना होगा? 12 घटा दिया, कितना आया? शेष 6 है। अब शेष 6 आ रहा है तो क्योंकि शेष 0 नहीं आ रहा है इसलिए भाजक हमारा वैसा नहीं होगा। तो पुनः इस शेष से इस पहले वाले भाजक में भाग देंगे। तो हमने देखा कितनी बार जाएगा? 6 दूना 12। क्या होगा? पूरा पूरा कैंसिल हो गया, शेषफल 0 आया। शेषफल 0 आया। इस प्रकार 6 क्या हुआ हमारा? वैसा हो गया किसका? 30 व 48 का। 30 व 48 का जो वैसा आया, कितना आया? 6। अब अगर हम इसको अंतर्विध से याद करना चाहें तो क्या होगा? अंतर्विध से याद करना चाहें तो क्या होगा? तो हमने देखा 30 व 48 में बड़ा कौन है? 48। तो 48 में से हम 30 को घटाते हैं, कितना आएगा? तो हमने देखा 18। अब 18 का गुणनखंड करते हैं। 18 का गुणनखंड, तो 18 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा। इन्हीं गुणनखंडों में से कोई संख्या क्या होगी? इन दोनों का मैसर होगी। अब चेक करिए किससे ये कट रही है। तो हमने देखा इसके बारे में 2 से, तो 2 से दोनों संख्याएं कट जाती है। ठीक है, 2 से दोनों संख्याएं कट गई। इसका मतलब 2 क्या है? 48 व 30 का मैसर हो सकता है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है? मैसर अर्थात HCF क्या होता है? महत्तम समापवर्तक होता है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे। तो 2 के अलावा 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करते हैं तो 3 से भी हमने देखा 48, 16 3 48 कट जाएगा और 30 को भाग देंगे तो 10 आएगा। तो इस प्रकार
3 भी क्या हो सकता है, इन दोनों संख्याओं का मैसर हो सकता है। इसके अलावा इन दोनों गुणनखंडों में से 2 संख्याएं लीजिए एक साथ, तो 3 व 2 लिया, तो 3 व 2 का गुणनफल हमने देखा 6, 6 से भाग दें, तो हमने देखा 6 से जब भाग देते हैं, 6 से 48 और 30 दोनों करेंगे, 6 बटे 48, 6 पाँचे 30, तो 6 भी इसका मैसर हो सकता है। अब बात करें क्या 3 गुणे 3 के बारे में, ये तो बचा 3 त्रिक का 9। अब 9 से हम भाग दें, 9 से 48 नहीं कटेगा, न ही 9 से 30 कटेगा, इसका मतलब 9 तो मैसर होगा ही नहीं। अब ऐसी कोई संख्या बचा ही नहीं जिनका हम क्या करें, भाग दें। एक तो बचा 18, 18 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये कटेगा ही नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ, वह महत्तम संख्या क्या मिला जो दोनों को विभाजित कर रहा है, तो हमने देखा 6 मिल रहा है। इस प्रकार 48 व 30 का जो मैसर है, या 30 व 48 का मैसर है, कितना होगा, 6 होगा। समझ में आया? आइए एक और सवाल देखते हैं। 117 और 121 के संदर्भ में बात करते हैं। हमने क्या देखा कि 117 और 121 में 221, 117 और 221 के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 221 में हमने देखा क्या, 221 बड़ा है। 117 और 221 में कौन बड़ा है, 221 बड़ा है। तो क्या करेंगे, भाग से लगाने के लिए 117 से 221 में भाग देंगे, तो हम लोग भाग देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो 11 दूना 22 और 7 दूना 14। अगर हम 2 बार लेकर जाएं तो भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब हमें भाग कितनी बार लेकर जाना पड़ेगा, एक बार ही जाना पड़ेगा। तो एक बार ले जाते हैं तो क्या होगा, 117 आ गया। 11 में से 7 गया तो हमने देखा 4, और फिर यहाँ बचा 1, 1 में से गया 0, फिर 2, 2 में से गया 1। अब आया 104, हमने देखा क्या शेषफल कितना बच रहा है, 104 बच रहा है, अर्थात 117 दोनों संख्याओं का मैसर नहीं है, कोई अलग संख्या है। अब इस 104 से किसमें भाग देंगे, 117 में। कितनी बार जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, 10 दूना 20 अधिक हो जाएगा, एक बार लेकर जाते हैं 104, घटा दीजिए कितना आ जाएगा, हमने देखा क्या यहाँ 13 आ रहा है, 7 में से 4 गया 3, 1 में से 0 गया 1, कैंसिल हुआ। अब 104 में भाग देते हैं, 13 बट्ठे 104, 13 बट्ठे 104। हमने देखा यहाँ से इस पर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ से इस पर क्या बच रहा है, 0। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो भाजक है 13, यही क्या है, 117 और 221 का HCF है, HCF है। तो 117 और 221 का HCF इस भाग में से कितना आ गया, 13। आइए हम बात करते हैं क्या, दूसरी विधि, अंतर विधि। अंतर विधि में हम लोग बात करें क्या, देखें 117 और 221 में बड़ा कौन है, 223। 221 में से क्या 117 को हम घटाते हैं, तो हमने क्या देखा, हमने देखा अंतर कितना आ रहा है, तो 11 में से 7 गया 4, फिर क्या बचा यहाँ 1, 1 में से गया 0, और ये अब 104। इस 104 का कोई गुणनखंड ही क्या होगा, इन दोनों का मैसर है। अब देखिए हम 104 से देखें तो 104 दोनों को विभाजित तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब 104 इन दोनों का मैसर नहीं है। अब 104 का गुणनखंड करें तो हम लोग क्या देखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2
बट्ठे 104 होगा। तो 13/104 के संदर्भ में क्या देखा, ये 8 है और ये 13 है। तो 8 और 13 के संदर्भ में हम पहले बात कर लेते हैं। अगर 8 से इसमें भाग दे तो 8 से ये कटने वाली संख्या है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं क्या होना चाहिए, 8 से कटने वाले संख्या के संदर्भ में इकाई अंक कम से कम तो सम होना चाहिए। तो ये सम है ही नहीं, ये भी सम नहीं है, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए 13 से संदर्भ में बात करें तो 13 से भाग दें तो 13 से ये कटेगा, हाँ 13 कम 13, बचा कितना, हमने देखा 9, एक उतर गया 91 होगा, 13 से 91 कैंसिल हो गया और 13 नवा 117 होता है, 13 नवा 117 होता है। इस प्रकार हमने देखा इन दोनों 104 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसके अभाज्य गुणनखंड में जो महत्तम संख्याएं मिल रही हमें क्या, 104 के अतिरिक्त 8 व 13 मिल रही हैं। और हमने देखा 8 व 13 में हम देखें तो 13 से ये दोनों संख्याएं क्या हैं, विभाजित है। तो 13 से अगर ये दोनों संख्याएं विभाजित हैं 221 और 117, 221 और 117, तो क्या होगा, 13 इनका मैसर होगा। तो यहाँ पर इस अंतर्वृत्त से हमने देखा क्या कि दोनों संख्याओं का मैसर कितना है, 13, अर्थात एचसीएफ कितना है, 13। तो इन दोनों विधियों में से जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं इस सवाल के संदर्भ में क्या होगा। हमने देखा 95, 285 और 399 के संदर्भ हमने देखा क्या यहाँ कि इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, 95 है। तो चेक करिए क्या 95 तीनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है। अगर 95 तीनों संख्याओं को विभाजित कर रहा है तो वही इसका मैसर होगा। तो 95 स्वयं को तो विभाजित करेगा ही, अन्य को चेक करिए विभाजित करता है कि नहीं, तो भाग इसका प्रयोग करते हैं। 95 से 285 में भाग देते हैं। 95 हमने देखा 100 के करीब में, 100 दूना 200, 100 तिया 300 और 5 5 घटा दीजिए तो 300 में से अगर 3 बार लेकर जाए तो 15 कम हो जाएगा। तो हमने देखा क्या होगा, 9 त्रिक 27, 3 बार जाएगा, 3 बार लेकर जाते हैं तो हमने देखा क्या 285 हो जाएगा। 3 पचे 15 के बाद 3 और 27 से 28 कैंसिल हो गया। अब बात करें हम लोग 399 में इस 95 से भाग दें। अगर आपसे पूछा जाता 95 और 285 का मैसर क्या होगा, तो 95 और 285 का मैसर 95 होगा। लेकिन हमारे पास एक संख्या और है 399, तो इस 95 से 399 में भाग देते हैं तो क्या होगा। अब हमने देखा क्या कि अगर हम लोग बात करें 100 चौक के क्या होगा 400, और अगर हम 4 बार 5 5 कम करें तो 20 कम हो जाएगा, तो 100 चौक के क्या होगा 300, हमने देखा 80 ही होगा। इसका मतलब क्या होगा, 4 बार ये जाएगा, 4 का गुणा करें से 4 पचे 20 की 0, हासिल कितना होगा, तो हमने देखा 2 बचा, 4 9 36, 2 कितना होगा 38, घटा दीजिए, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, ये कैंसिल हो गया। इस 19 से भाग दीजिए, क्या देखा हमने 95 में, अब 19 से 95 में भाग देंगे तो पूरी कैंसिल हो जाएगा, 19 पचे 95। इस प्रकार हमने देखा कि जो 95 है 19 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब 19 399 को विभाजित करेगा और 19 285 को भी विभाजित करता है। इस प्रकार इन सबका जो मैसर है हम लोग क्या देख रहे हैं, इनका जो मैसर है वो या एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ इस भाग से हमने निकाला 19 आ रहा है। अब
इसका एचसीएफ हम निकाले कैसे? अंतर विधि से। अंतर विधि से बात करें तो हम लोग क्या देखेंगे? 95, 285 और 399। इन दोनों में अंतर की बारे में बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं? हमने देखा 5 में से 5 गया 0, और फिर 28 में से 9 घटा दे, या 18 में से 9 घटा दे, तो 28 में से 9 घटाए तो हम लोग क्या देखेंगे? 19। क्या हुआ? 190 आ। यहाँ हम लोग बात करें इन दोनों में क्या है, तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। फिर हम लोग बात करें इन दोनों के अंतर के संदर्भ में, और इन दोनों के अंतर के संदर्भ में बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं? 10 में से 4 गया 6, और फिर यहाँ बचा क्या? 8, 8 में से 1 गया तो 7, 76 आ। अब 76 या 76 का कोई गुणनखंड ही क्या होगा? इन तीनों का मैसे होगा। 76 अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं? 76 से भाग देंगे तो सभी के सभी कटेंगे नहीं, क्योंकि 76 का इकाई अंक 6 है, इसकी इकाई अंक 6 है, तो 6 का कोई भी गुणज, किसी भी गुणज का इकाई अंक 5 नहीं आएगा या 9 नहीं आएगा। तो इसके अलावा हम इसका कोई अन्य गुणनखंड करते हैं तो हमने देखा क्या? 19 चौक क्या होता है? 76 होता है। 19 चौक क्या होगा? 76 होगा। 19 चौक 76 होगा। अब देखिए जब 19 चौक 76 होगा तो हमने क्या देखा कि 4 से अगर हम भाग दें तो क्या होगा? 4 से भाग देने पर ना तो ये कटेगा, ना तो ये कटेगा, ना तो ये कटेगा, क्योंकि 4 सम संख्या है। 4 सम संख्या है तो इनका इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 5 है, और इसका इकाई अंक 9 है, तो ये सब विभाजित नहीं होंगे। इसका मतलब 4 इनका मैसे नहीं होगा। अब 19 के संदर्भ में बात करें तो 19 से हमने देखा क्या? 19 बचे 95, कैंसिल हुआ। 19 से कम 19, 9 बचा, 5 उतर गया, 19 बचे 95, कैंसिल हुआ। 19 दूना 38, बचा कितना? 1, 9 उतर गया, 19 हुआ, 19 से कम 19, कैंसिल हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं 19 क्या कर रहा है? इन सबको विभाजित कर रहा है। इस प्रकार 19 क्या है? इन सबका मैसे है। ठीक है, अर्थात 19 क्या हुआ? 95, 285 और 399 का जो मैसे है